जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। आज जीवों में जनन की जो विधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीवों में जनन। जीवों में जनन मतलब अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर चल रहा है, तो इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने जनन क्या होता है ये पढ़ा, और जीवन अवधि और जनन है या प्रजनन है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है उनके बारे में अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनन है वो क्रिया किस प्रकार से होती है, या हम ये कहें कि जनन की विधियां हैं वो कौन कौन सी होती है। तो देखो, जीवों में जनन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जनन होता क्या है कि कोई भी जीव होता है अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, जनन। मतलब कोई भी जीव होता है अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को जनन बोला जाता है। तो जितने भी जीव हैं उनमें जनन की क्रिया है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है। एक तो कौन सी होती है, अलैंगिक जनन, और दूसरी प्रक्रिया होती है लैंगिक जनन। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों में जनन की मुख्य विधियां कौन कौन सी है, तो दो विधियां होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एक तीसरी विधि का भी कई किताबों के अंदर नाम आता है जिसको कायिक जनन बोला जाता है, लेकिन मेन अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ही होती है। कायिक जनन होता है वो अलैंगिक जनन का ही भाग होता है। मतलब अलैंगिक जनन की जो हम विधियां पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर कायिक जनन के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से जनन की कितनी विधियां होती है, दो विधियां होती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन दोनों विधियों के बारे में बात करेंगे कि ये विधियां क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं और लैंगिक जनन किसको बोलते हैं। जनन क्या होता है, कोई भी जीव है अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो उस प्रक्रिया को जनन बोलता है। जनन है प्रत्येक जीव में जनन की क्रिया अति आवश्यक है, या हम ये कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक जीव को अपनी प्रजाति है उसको बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया है वो करना आवश्यक होता है। यदि कोई भी जीव है वो जनन की क्रिया नहीं करता है तो उसकी प्रजाति है वो धीरे धीरे नष्ट हो सकती है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यदि हम एक सीधी और सरल भाषा की बात करें कि जैसे मान लो कि जनन होता है तो जनन की क्रिया करता है कौन करता है, एक तो नर करता है और मादा करता है। मतलब ये दोनों क्रिया में भाग लेते हैं, हो सकता है दोनों में से कोई एक भाग लेता है, ठीक है। तो एक नर है और मादा है, तो यदि नर और मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो उसको तो क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। यदि नर और मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं तो उसको तो बोला जाता है लैंगिक जनन। और यदि नर और मादा दोनों में से कोई एक जनन की क्रिया में भाग लेता है, मतलब दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक है वो जनन की क्रिया में भाग लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब ये तो एक नॉर्मल और सीधी सी परिभाषा हो गई कि भाई नर और मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब वो कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है। और यदि मान लो नर और मादा दोनों में से कोई एक जनन की क्रिया में भाग ले रहा है, मतलब कौन सा जनन है, अलैंगिक जनन। लेकिन यदि हम बात करें कि एक अच्छी परिभाषा जिससे ये स्पष्ट हो कि जनन है वो किस प्रकार से हो रहा है और कौन सा हो रहा है, तो इससे पहले देखो कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये अच्छी परिभाषा समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट, या हम ये बात करें कि कुछ परिभाषाओं के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी आवश्यक है। तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं मनुष्य का, हम उदाहरण लेते हैं किसका, मनुष्य का। मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होता है, एक लिंगी प्राणी होता है। देखो, लैंगिक अंगों के आधार पर या लिंग के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक तो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी इसको बोलते हैं। तो एक लिंगी मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होता है, एक लिंगी होता है। कैसे एक लिंगी किसको बोला जाता है, कि वे जीव जिसके अंदर नर एवं मादा जीव है वो अलग अलग होते हैं, मतलब एक प्राणी में केवल एक ही लिंग पाया जाता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में नर होता है, उसके अंदर नर जनन तंत्र पाया जाता है, मादा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मादा जनन तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य एक लिंगी है। द्विलिंगी में क्या होता है कि
एक ही जीव के अंदर नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? द्विलिंगी। जैसे आवर्तबीजी पुष्प, उसका उदाहरण हम ले सकते हैं, या फिर केंचुआ होता है, वो किस प्रकार का होता है? द्विलिंगी। हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, ठीक है। मनुष्य के अंदर नर अलग होता है और मादा अलग होता है, ठीक है। नर और मादा अलग होता है। इसमें देखो युग्मक, युग्मक किसको बोला जाता है? पहले एक परिभाषा युग्मक, उसके बाद में देखो ये परिभाषाएं अपने आप सोल्व हो जाएगी। ये दो परिभाषाएं हम याद करेंगे, जैसे युग्मक क्या होता है, युग्मक जनन क्या होता है, और युग्मक संलयन क्या होता है। यदि अपने ये तीनों परिभाषाएं क्लियर हो जाती है तो ये दोनों विधियां हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएगी। कैसे होगी इसके लिए अच्छी तरह से समझना। देखो युग्मक किसको बोलते हैं हम? युग्मक की परिभाषा क्या होती है कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को, ध्यान से समझना, जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को क्या बोला जाता है? युग्मक कहा जाता है। यह हुई परिभाषा। अब जनक कोशिका क्या होती है और अगुणित कोशिका क्या होती है, ठीक है। ये चीजें भी अपने को देखना है कि भाई जनक कोशिका है, वो जनक कोशिका क्या है और अगुणित कोशिका क्या है। तो देखो कोशिकाएं होती है वो एक तो होती है अगुणित, जिसको n से लिखा जाता है। एक क्या होती है? द्विगुणित होती है, जिसको किससे लिखा जाता है? 2n से लिखा जाता है। ये याद रखना, अगुणित और द्विगुणित, ठीक है। जनक, जनक जानते हो, एक तो होता है जनक और एक क्या होती है? संतति। जो जन्म देता है वो जनक होता है और जो पैदा होता है उसको संतति बोला जाता है। जैसे हमारे जनक है तो वो कौन है? हमारे माता पिता है, हम उनकी क्या है? संतान या संतति है, ठीक है। तो जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को क्या बोला जाता है? युग्मक बोला जाता है। कैसे? जैसे यदि हम बात करें कि नर युग्मक, मनुष्य के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक, तो मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर नर युग्मक का नाम क्या होता है? तो नर युग्मक का नाम होता है मनुष्य में शुक्राणु। नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक है उसका नाम क्या होता है? अंडाणु होता है, ठीक है। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए भी अपने को याद रखना है कि नर युग्मक का नाम शुक्राणु होता है, मादा युग्मक का नाम क्या होता है? अंडाणु। अब बात ये आती है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में। अंडाणु है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय के अंदर होता है। अब मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, नर होता है उसमें एक जोड़ी वृषण, और मादा होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अब ये वृषण है, इससे तो क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, और अंडाशय होता है उससे क्या बनता है? अंडाणु बनता है। तो अब देखो नर युग्मक शुक्राणु बन गया, तो नर युग्मक होता है शुक्राणु, उसकी जनक कोशिका का नाम बताओ। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नर युग्मक की जनक कोशिका का नाम, तो क्या होता है? वृषण। वृषण है उससे बनने वाली अगुणित कोशिका का नाम बताओ, तो वृषण से कौन सी अगुणित कोशिका बनती है? शुक्राणु बनती है। इसी प्रकार यदि ये पूछा जाता है कि अंडाणु है उसकी जनक कोशिका का नाम बताओ, तो अंडाणु की जनक कोशिका अंडाशय होता है, और अंडाशय है उससे बनने वाले अगुणित कोशिका को बताओ, तो क्या होता है? अंडाणु होता है। अब ये शुक्राणु होता है वो क्या होता है? एन, मतलब अगुणित होता है। मनुष्य में नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, जो किस प्रकार का होता है? अगुणित प्रकार का। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु, जो किस प्रकार का होता है? अगुणित प्रकार का। अब क्या होता है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज। कहने का मतलब दो युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ पे ये n और ये n दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का। और जो ये प्रक्रिया संपन्न होगी उसको क्या बोला जाएगा? युग्मक संलयन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? युग्मक संलयन। मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले तो युग्मनज का निर्माण हुआ, और इस क्रिया को क्या बोला जाता है? युग्मक संलयन बोला जाता है। तो देखो इसके अंदर कुछ परिभाषाएं अपने को ये याद रखनी है। पहली बात तो युग्मक क्या होता है कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को युग्मक बोलते हैं। नर युग्मक का नाम शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। मादा युग्मक का नाम अंडाणु, अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? अंडाशय में। शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों किस प्रकार की कोशिका होती है? अगुणित। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। और युग्मनज जो बनता है वो किस प्रकार का होता है? द्विगुणित होता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक संलयन। तो अब देखो
अपने को क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है युग्मक, एक याद रखना है युग्मक जनन और एक याद रखना है युग्मक सलियन। मुख्य रूप से ये दो बातें याद रख लेना। युग्मक तो हो ही गया है कि जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को क्या बोला जाता है, युग्मक बोला जाता है। अब देखो युग्मक जनन किसको बोलते हैं, युग्मक जनन, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, युग्मक जनन। युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, युग्मक जनन। और युग्मक सलियन किसको बोलेंगे, युग्मकों के मिलने की क्रिया को क्या बोलेंगे, युग्मक सलियन। दोनों परिभाषाएं याद रखना। युग्मक जनन, युग्मक जनन किसको बोलेंगे, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन, ठीक है। और युग्मकों के निर्माण, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को तो युग्मक जनन और युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, युग्मक सलियन। दोनों बातें याद होगी। अब देखो हम वापस बात करते हैं जो जनन की दो विधियां हैं, कौन कौन सी है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन वह जनन जिसके अंदर युग्मक जनन और युग्मक निर्माण ये दोनों ही क्रियाएं नहीं होती है, उसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, वह जनन जिसमें युग्मक जनन या युग्मक निर्माण लिख सकते हो, युग्मक जनन और युग्मक सलियन की क्रिया नहीं होती है, उसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। और अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन किसको बोलेंगे, कि वह जनन जिसके अंदर युग्मक जनन और युग्मक सलियन की क्रिया होती है, उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर हम सीधी परिभाषा बोले कि जीवों के अंदर जनन है वो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, वह जनन जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, उसको तो लैंगिक जनन बोलेंगे। जिसमें नर एवं मादा दोनों में से कोई एक भाग लेगा, उसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो वह जनन जिसमें युग्मक जनन और युग्मक सलियन दोनों क्रियाएं नहीं होती है, वो तो क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। और जिसमें ये दोनों क्रियाएं होती है उसको क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि नर और मादा दोनों भाग लेंगे क्रिया में, ठीक है, दोनों भाग लेंगे तो पहली बात तो युग्मक का निर्माण करेंगे। ये अगर दोनों भाग ले रहे हैं तो युग्मक का निर्माण करेंगे, युग्मक का निर्माण होगा तो युग्मक सलियन भी होगा। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया किसके अंदर होगी, लैंगिक जनन के अंदर होगी, ठीक है। और अगर मान लो नर और मादा दोनों भाग ही नहीं ले रहे, कोई एक भाग ले रहा है, चाहे तो नर मान लो या मादा मान लो, तो उस स्थिति में क्या होगा, कौन सा जनन आ जाएगा, अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होगी। तो ये हुआ लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो तो नोट्स के अंदर सीधी सी परिभाषाएं लिखनी है अपने को, कि अपने हेडिंग हो गया कि जीवों में जनन। तो जीवों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक नंबर अलैंगिक जनन और दो नंबर लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हम परिभाषा लिख रहे हैं तो अलैंगिक जनन की परिभाषा देखो, दोनों परिभाषा लिख सकते हो आप, कि जिसमें नर एवं मादा दोनों में से कोई एक जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है, या जिसमें युग्मक जनन और युग्मक सलियन की क्रियाएं नहीं होती है, उसको अलैंगिक जनन बोलते हैं। और लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, जिसमें नर एवं मादा दोनों जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, या फिर जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक सलियन ये क्रियाएं होती है, उसको क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन। ये तो हो गई इनकी परिभाषा या इनके बारे में बेसिक जानकारी। अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक स्टार्ट होगा अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की विधियों के अंदर हम अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो हम बात करें कि अलैंगिक जनन है, उसके अंदर विखंडन पाया जाता है, तो विखंडन में द्विविखंडन, बहुविखंडन पाया जाता है, मुकुलन पाया जाता है, बीजाणु जनन पाया जाता है, ठीक है। और कायिक जनन हमने स्टार्ट में बात की थी, कायिक जनन तो वो किसकी प्रक्रिया है, अलैंगिक जनन की ही विधि है। तो कायिक जनन है, कायिक जनन भी पादपों के अंदर जैसे जड़ द्वारा कायिक जनन होता है, तने द्वारा कायिक जनन होता है, पतियों द्वारा कायिक जनन होता है, ठीक है। और कायिक जनन की कृत्रिम विधियाँ भी होती है और प्राकृतिक विधियाँ भी होती है। तो ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात हम बात करेंगे लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर हम एक आवर्तबीजी पुष्प है उसका उदाहरण लेके, जैसे द्विलिंगी पुष्प है तो उसका उदाहरण लेके उसकी संरचना के बारे में और उसके जितने भी भाग हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा जनन की विधियों के अंदर,
मतलब जनन की विधियाँ वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के अंदर कायिक जनन भी आ जाएगा, तो कायिक जनन के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके पश्चात लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली क्लास है उसके अंदर अलैंगिक जनन का टॉपिक है, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने रेगुलर है वो क्लासें सभी सब्जेक्ट की, चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स से मैथ और बायोलॉजी है, उन सब की कंटिन्यू लग रही है अपने, और एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार आप लोगों को नियमित रूप से क्लासें मिल रही है। तो अपने जितने भी सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, या अपने जितने भी यार दोस्त हैं, उन सबको इस चैनल के बारे में बताना है और उनको बताना है कि इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो लग रही है, तो वो भी इन क्लासों का लाभ उठा सके। क्योंकि एक ही ये नियम होता है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे सिंगल क्लासें मिलती है, जैसे मान लो बायो की केवल बायो की मिल रही है, या फिजिक्स की मिल रही है, केमिस्ट्री की मिल रही है। लेकिन अपने इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लासें हैं वो आपको मिलती है और एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार आपको प्रत्येक दिन है वो क्लास मिलती है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, उसका भी आपको अगले दिन है वो ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इसलिए वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करो और अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको इस चैनल के बारे में बताओ। धन्यवाद।